हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी शुरू की है। इसमें मैं आपको एक क्लास हिंदी साहित्य की और एक व्याकरण की करवा रही हूँ, जिसमें हमारी हिंदी साहित्य में भी 3 क्लास हो चुकी हैं और व्याकरण में भी। तो इन दोनों सीरीज को आप ज़रूर से ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के एक कवि हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। अति महत्वपूर्ण ये कवि होंगे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जन्म हुआ था 1886 में, मृत्यु है 1964 ईस्वी में हुई थी। पिता कौन है इनके? रामशरण दास हैं। गुरु कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक युग का तुलसी कौन? मैथिली शरण गुप्त। जन्म स्थान है हमारा झांसी चीरगांव। साहित्य में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो प्रथम कविता है वो हेमंत है, 1905 ईस्वी। देखिए, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली कविता है और इनकी कौन सी है? हेमंत। और कब प्रकाशित हुई? 1905 में। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है और इसका जो समय है वो 1909 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत क्या है? साकेत है। साकेत अति महत्वपूर्ण है इनका। क्या है ये? एक राम काव्य है। और साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। इसे नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। किसको? साकेत को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि। गुप्त जी ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। अति महत्वपूर्ण लाइन है। गुप्त जी ने खुद को क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। भारती है जो इनकी ख्याति का आधार है। देखिए, भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इसका जो समय है वो 1912 है। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किनको? मैथिली शरण गुप्त को। खड़ी बोली की प्रथम रचना जयद्रथ वध है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। जयद्रथ वध खड़ी बोली का प्रथम खंड काव्य है। क्या है? जयद्रथ वध खंड काव्य है। कब प्रकाशित हुआ? 1910 में। और किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे है कृतियाँ हमारी। तिलोत्तमा चंद्रहास अनग इनका एक नाटक है। साकेत 1931 ईस्वी। भारत भारती 1912 ईस्वी। शकुंतला किसान है 1917। त्रिपथगा, मंगलहट, हिडिंबा, गुरुकुल, पंचवटी 1925, झनकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। देखिए, इनके सन लिखे हुए हैं। इनको भी आप याद रखना। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि इन रचनाओं का जो है क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनका सन भी याद रखना है। विष्णुप्रिया 1957। वैतालिक है हमारा स्वदेश संगीत है। हिंदू है नहुस। देखिए, नहुस 2 बार लिखा गया है। और एक नहुस नाटक है हमारा जो भारतेंदु के पिता गिरिधर दास ने लिखा था। नहुस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और एक नहुस रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। आगे है सिद्धराज 1936 ईस्वी। विकेट गेट, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आगे गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना 1931 में प्रकाशित कौन सी? साकेत है। ये हमने पीछे पढ़ा है। साकेत की जो प्रेरणा है 1908 में सरस्वती में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता बना। यानी कहाँ से प्रेरणा मिली साकेत लिखने की मैथिली शरण गुप्त जी को? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है। कौन सा? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। आगे है साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णित है। 9वें सर्ग में क्या वर्णित है? उर्मिला का वियोग। कौन सी रचना में? साकेत में। किसकी है हमारी साकेत रचना? मैथिली शरण गुप्त की है।
10वें सर्ग में उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा पूर्व दीप्ति शैली, स्मृति संचारी या फ्लैशबैक पद्धति में सरयू को सुनाती है। किसको सुनाती है? सरयू नदी को। और कौन से सर्ग में? 10वें सर्ग में। आगे देखिए, ये दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे है झनकार में गुप्त जी की रहस्यवादी कविताएं संकलित हैं। कौन सी रचना में? झनकार में। आगे है भारत भारती को डॉक्टर बच्चन ने राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ कहा है। अति महत्वपूर्ण लाइन, भारत भारती को डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा? राष्ट्रीय भावना का सिस्मोग्राफ कहा है। विकट भट्ट है इनकी जो रचना, उसमें क्या है? जोधपुर के एक राजपूत परिवार की 3 पीढ़ियों तक की आन का वर्णन है। विकट भट्ट जिसकी जो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसमें क्या है? जोधपुर के एक राजपूत परिवार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली आन का वर्णन है। यशोधरा में क्या है? यशोधरा जो इनकी रचना है उसमें गौतम बुद्ध की पत्नी और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, पंचवटी में कैकेयी के चरित्र की उज्ज्वलता प्रदान की गई है। यशोधरा में देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी, विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी और पंचवटी में कैकेयी के चरित्र का क्या है? वर्णन किया गया है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे हिंदी भाषा जनता के प्रतिनिधि कवि गुप्त जी निसंदेह कहे जा सकते हैं। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। ये भी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनके लिए? गुप्त जी के लिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हमने कई बार पढ़ी है। किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त की है। कहाँ से ली गई है? यशोधरा। इनकी जो रचना है यशोधरा, वहाँ से ये ली गई है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से क्या है? लिखते थे। अति महत्वपूर्ण लाइन है, हिंदी में मैथिली शरण गुप्त किस नाम से रचना करते थे? तो मधुप उपनाम से क्या है? वो रचना करते थे। आगे पढ़ते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी जो पत्रिका है वो कौन सी है? रसवाटिका है। रसवाटिका इनकी पत्रिका का नाम है। यह ब्रज भाषा काव्य परंपरा में के बहुत प्रौढ़ कवि थे। कौन? राय देवी प्रसाद पूर्ण क्या थे? ब्रज भाषा काव्य परंपरा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इन्होंने धाराधर धावन शीर्षक से क्या है? यहाँ पर देखिए ऊपर रे आएगा, शीर्षक में ये लिखा नहीं गया है। शीर्षक से क्या है? कालिदास के मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया। इनकी जो कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम, रावण विरोध, वसंत वियोग, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है रामचरित उपाध्याय। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन है? रामचरित उपाध्याय। और इनकी जो कृतियां हैं राष्ट्र भारती। देखिए भारत भारती किसकी थी? अभी हमने पढ़ी मैथिली शरण गुप्त की, लेकिन राष्ट्र भारती किसकी है? रामचरित उपाध्याय की। देवदूत, देव भाषा, द्रौपदी, विचित्र विवाह, ये क्या है? इनका काव्य संग्रह है। और रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है। आगे पढ़ते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही संगार रस परक कविता ये स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्र प्रेम परक कविताएं जो त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे। और इनकी जो कृतियां हैं करुणा कादम्बिनी, कृषक क्रंदन और त्रिशूल तरंग। राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने लोक गीतों का संरक्षण किया। वानर बाल पत्रिका का संपादन किया। हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? राम नरेश त्रिपाठी। इनकी जो कृतियां हैं वो है हमारी स्वप्न प्रबंध काव्य है, मिलन पथिक, मानसी क्या है? स्फुट कविताओं का संग्रह है और कविता कौमुदी। आगे है लोचन प्रसाद पांडे। इनकी जो कृतियां हैं मेवाड़ गाथा, पद्य पुष्पांजलि। मेवाड़ गाथा में राणा भीम सिंह के त्याग की कथा वर्णित है। यह मुकुटधर पांडे के अग्रज थे। आगे पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। देखिए यहाँ पर नवरत्न है। राजपुताने से प्रकाशित होने वाले पत्र विद्या भास्कर का क्या है? इन्होंने संपादन किया। इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति, देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर की है। गीतांजलि का हिंदी में अनुवाद किसने किया? गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। गोल्ड स्मिथ के काव्य हरमिट का संस्कृत के श्लोकों में क्या है?
अनुवाद किया। ब्रज भाषा में हमारा किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। लेकिन संस्कृत में किसने किया है? हमारा गिरिधर शर्मा नवरत्न ने। आगे लाला भगवान दीन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक थे। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। कृतियाँ वीर बालक, वीर क्षत्राणी और वीर पंचरत्न। इन्होंने रामचंद्रिका, कवि प्रिया, दोहावली, कवितावली पर टीकाएँ लिखी। लक्ष्मी पत्रिका का क्या है? संपादन किया। देखिए 2 पत्रिकाएं थी, एक तो लक्ष्मी और ये हिंदी शब्द सागर। आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से काव्य रचना करते थे। अति महत्वपूर्ण किस नाम से? जकी उपनाम से। डॉक्टर बच्चन ने रत्नाकर को ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि कहा है। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सत्प्रेरणा से प्रभावित होकर अधिकांश कवियों ने क्या है? खड़ी बोली में काव्य रचना की आरंभ की। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न जीवन पर्यंत ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करते रहे। देखिए द्विवेदी युग में सभी ने क्या है? खड़ी बोली में रचनाएं की, लेकिन इन 2 कवियों ने क्या है? सिर्फ हमारी ब्रज भाषा में ही रचनाएं की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वयकर्ता कहा जाता है। देखिए भक्ति काल और रीति काल याद रखेंगे। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को समन्वयकर्ता कहा जाता है। आगे है इनकी जो कृतियां हैं उद्धव स्तक। ये देखिए भ्रमर गीत परंपरा में आती है और गंगा अवतरण है और श्रृंगार लहरी है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे सत्यनारायण कविरत्न भक्ति काल व आधुनिक काल। देखिए पीछे हमने पढ़ा था क्या? ये एक सेकंड देख लेते हैं। भक्ति काल और रीति काल का समन्वय करता तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, और हमारा आधुनिक काल और भक्ति काल के समन्वय करता कौन है? सत्यनारायण कविरत्न है। इन्हें ब्रज कोकिल कहा जाता है। भ्रमरदूत, प्रेमकली इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो इनके काव्य संग्रह हृदय तरंग में संकलित हैं। भ्रमरदूत की रचना नंददास की रास पंचाध्याय के ढंग पर की गई है। लॉर्ड मैकाले के खंड काव्य होरिशस का हिंदी में अनुवाद किया है। आगे पढ़ते हैं हम द्विवेदी युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए राष्ट्रीयता की भावना और इतिवृत्तात्मकता। ये देखिए इतिवृत्तात्मकता, ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है? प्रवृत्ति है, इसको आप याद रखेंगे। अतीत का गौरवगान, नैतिकता व आदर्शवाद, उपदेशात्मकता, प्रबंधात्मकता, खड़ी बोली की प्रधानता, नीरसता व सूचकता और विषय विविधता, छंद विविधता, नारी के प्रति उत्तम विचार और भाषा का परिष्कार। ये इनकी क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी? द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग हमारा समाप्त हुआ। कल हम करेंगे द्विवेदी युग के जो PYQ है उनको 1 लाइनर के रूप में करेंगे। तो आपको ये क्लासें कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।